Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is Buying Center and its Dimensions. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। So now the term buying center. This term may sound a bit unusual. शायद इस टर्म को सुनकर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कोई बड़ा सा शॉपिंग सेंटर या मॉल है with lots of individual stores. लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Rather, a buying center is actually all about people. इस कंसेप्ट का आइडिया ये है कि किसी भी परचेजिंग डिसीजन के पीछे बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट। एक CEO तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन सा नया प्रिंटर अच्छा है। इस काम में मार्केटिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व होगा, उसके साथ कुछ मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ होंगे और कोई अपर मैनेजमेंट का भी होगा जो एक्चुअली ये प्रिंटर परचेज करेगा। एक बहुत बड़ी फर्म में एक पूरा डिपार्टमेंट हो सकता है जो सिर्फ परचेजिंग करने के लिए ही डेडिकेटेड हो, सॉर्ट ऑफ लाइक प्रोफेशनल शॉपर्स। लेकिन स्मॉल बिजनेस में डिसीजंस लेना एक ही पर्सन का काम होगा, या मे बी कुछ और भी एम्प्लॉयज़ हो जिनका काम तो कुछ और हो लेकिन फाइनल डिसीजंस में ये लोग भी शामिल हो। सो बाइंग सेंटर, जिसे हम डिसीजन मेकिंग यूनिट भी कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के उन सारे मेंबर्स को एक साथ लाता है जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इस कंसेप्ट को ईयर 1967 में रॉबिन्सन, फेरिस और विंड ने डेवलप किया था। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बाइंग सेंटर बेनिफिट्स। अगर मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाइंग सेंटर से उन्हें ये पता लगता है कि कंपनीज किस तरह से अपनी परचेजिंग करती हैं। हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए प्रिंटर परचेज करने की बात करी थी। अब यहाँ जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसे अच्छी क्वालिटी के प्रिंट्स मिल जाएं। लेकिन मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ को उन प्रिंट्स को निकालने पर काम करना है, तो वो ये सोचेंगे कि उनका काम क्विकली और एफिशिएंटली हो जाए। अपर मैनेजमेंट को ये चाहिए कि उन्हें अच्छे से अच्छा प्रिंटर सही प्राइस पर मिल जाए, और परचेजिंग एजेंट ये सोचेगा कि जल्दी से जल्दी उसकी शिपिंग हो जाए और उसको फ्री में डिलीवरी भी मिले। अब यहाँ एक ही चीज़ को लेकर हर एक इंसान की अपनी अलग अलग नीड्स और वांट्स हैं, तो मार्केटर इन सारी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और हर एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा। So now let's proceed and discuss about dimensions of the buying center. Johnston and Bonoma ने ईयर 1981 में बाइंग सेंटर की 5 स्ट्रक्चरल और इंटरैक्टिव डायमेंशंस बताई थी दैट कैन बी स्पेसिफाइड एंड डिटरमिन्ड। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज डायमेंशंस। सबसे पहली डायमेंशन आती है वर्टिकल इन्वॉल्वमेंट। वर्टिकल इन्वॉल्वमेंट से हमारा मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स के लोग परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बाइंग सेंटर में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है लेटरल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कितने सेपरेट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और फंक्शनल एरियाज की बाइंग डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद आता है एक्सटेंसिविटी, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द बाइंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टोटल ओवरऑल कितने लोग हैं जो बाइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टेडनेस। कनेक्टेडनेस में हम ये बात करते हैं कि जितने भी टोटल मेंबर्स परचेजिंग डिसीजन में इन्वॉल्व्ड हैं उसमें से कितने लोग आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू लिंक्ड हैं। इसके बाद आता है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी इज द डिग्री ऑफ द बाइंग मैनेजर्स इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन। तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो बाइंग मैनेजर है उसका फाइनल डिसीजन पर कितना इन्फ्लुएंस है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स विद इन द बाइंग सेंटर। बाइंग रूल्स उन एक्टिविटीज़ को रेफर करते हैं जो लोग बाइंग डिसीजंस लेने के लिए परफॉर्म करते हैं। हमारे पास टोटल 6 बाइंग रूल्स हैं, तो आइए इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल है इनिशिएटर। इनिशिएटर वो इंसान है जो सबसे पहले कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने की बात करेगा। तो कुछ नया परचेज करने की कॉन्वर्सेशन इनिशिएटर इनिशिएट करता है। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर।
ये वो पर्सन है जिसका फाइनल डिसीजन पर इन्फ्लुएंस होता है और इसके व्यूज़ बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं जो डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है डिसाइडर। डिसाइडर सारे डिस्कशंस सुनकर समझकर अल्टीमेटली ये डिटरमिन करता है कि हमें प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कहाँ से करना है, कब करना है, एंड ऑल द अदर रिलेटेड थिंग्स। इसके बाद आता है बायर। अब डिसाइडर ने तो बता दिया कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है, इस डेट को करना है और यहाँ से करना है। अब बायर जाकर ये एक्चुअल परचेज करेगा और वो पेपर वर्क भी हैंडल करेगा। नेक्स्ट बाइंग रूल आता है यूज़र। यूज़र वो पर्सन है जिसको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करना है और जिसके लिए हम इसे परचेज कर रहे हैं। इसके बाद आता है गेट कीपर। गेट कीपर इन्फॉर्मेशन के फिल्टर की तरह होता है। ये सिर्फ फेवरेबल ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकर्स तक जाने देता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायमेंशंस ऑफ बाइंग सेंटर। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.